इंडिया में एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स नहीं लगता, ये तो सबने सुना है। पर क्या आपको पता है कि अगर आपकी एग्रीकल्चरल इनकम के साथ साथ कोई भी और अदर इनकम है, जैसे बैंक का इंटरेस्ट, एफडी का इंटरेस्ट, तो इनडायरेक्टली इनकम टैक्स लग सकता है। और अगर आपकी एग्रीकल्चरल इनकम 5 लाख रुपए साल से ज्यादा है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी भी है और एडिशनल डिटेल्स भी डालनी पड़ेगी आईटीआर फॉर्म के अंदर। हर साल लाखों किसान अनअवेयरनेस की वजह से ये सारी गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से उनके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आते हैं। अगर उनकी एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा है तो अलग फॉर्म आईटीआर का लगेगा। अगर 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो एक्स्ट्रा डिटेल्स देनी पड़ेगी, और कौन सी इनकम को एग्रीकल्चर इनकम माने और कौन सी को नहीं, ये भी नहीं पता होता। आज के इस वीडियो के अंदर मैं सी रजतानी आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं एग्रीकल्चरल इनकम की आईटीआर फाइलिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और गलतियां जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है, ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिसेस ना आए और आपकी आईटीआर इजीली प्रोसेस हो जाए। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए भी है और एक्सपीरियंस टैक्स पेयर्स के लिए भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगता भी है या नहीं लगता, और लगता है तो किस सिनेरियो में लगता है। इंडिया के अंदर आपने बहुत से लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि यार एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। बट अगर किसी व्यक्ति की एग्रीकल्चर इनकम के साथ कोई भी थोड़ी सी अदर इनकम है तो उसको ये बात अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि अगर आपकी अदर इनकम के साथ एग्रीकल्चर इनकम आप अर्न कर रहे हो तो वहां पे टैक्स लगता है इनडायरेक्टली। देखिए, सेक्शन 10(1) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट बोलता है अगर आपकी प्योर एग्रीकल्चर इनकम है, यानी एग्रीकल्चर इनकम के अलावा कुछ नहीं करते, आप प्योर किसान हो, सिर्फ खेतीबाड़ी करते हो और कुछ नहीं कमाते, तो आप चाहे 3 लाख कमाओ, 30 लाख कमाओ या 3 करोड़ कमाओ, कोई टैक्स नहीं है, पूरा टैक्स फ्री है। बट अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम के साथ साथ कोई भी और अदर इनकम है, लेट्स से सैलरी इनकम है, कोई बिजनेस इनकम है, अदर सोर्सेज से इनकम है, जैसे बैंक के इंटरेस्ट, एफडी का इंटरेस्ट, तो पार्शियल इंटीग्रेशन रूल लगता है इनकम टैक्स का। अब ये पार्शियल इंटीग्रेशन क्या होता है, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी इस साल 2 लाख रुपए की एग्रीकल्चर इनकम है और 7 लाख रुपए की अदर इनकम है, जैसे कि सैलरी इनकम या अदर सोर्सेज से इनकम, तो टोटल इनकम वैसे आपकी 9 लाख रुपए हुई। अब इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करेगा उसको समझ लेते हैं। पहले आपकी टोटल इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेगा, यानी एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम दोनों को जोड़ेगा, यानी 7 लाख और 2 लाख दोनों को जोड़ के 9 लाख रुपए पे टैक्स निकालेगा। तो 9 लाख रुपए पे टैक्स बनता है लगभग 90,000 रुपए अंडर ओल्ड टैक्स रेजिम। अब आपकी एग्रीकल्चर इनकम और बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को लेगा और उन दोनों पे फिर से टैक्स कैलकुलेट करेगा। यहाँ पे लेट्स से मैं ओल्ड टैक्स रेजिम चूज कर रहा हूँ, तो मेरी 2.5 लाख रुपए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट और 2 लाख रुपए की एग्रीकल्चर इनकम, तो 2 लाख रुपए की एग्रीकल्चर इनकम और 2.5 लाख रुपए की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिला के होता है 4.5 लाख रुपए। इस 4.5 लाख पे मेरा टैक्स बनता है 10,000 रुपए। मेरा नेट टैक्स बनेगा 90,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 80,000 रुपीज। अब ये 80,000 रुपीज आप सोच रहे होंगे कि सर एग्रीकल्चर इनकम पे तो टैक्स था ही नहीं, फिर क्यों लगा, और मेरी अदर इनकम तो वैसे ही 7 लाख रुपए थी, तो वहां तो मेरा टैक्स वैसे ही बच जाना चाहिए था। बट इसी को कहते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन रूल। इसके लिए आपको खुद मैनुअल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये आपकी आईटीआर फॉर्म और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सिस्टम ऑटो कैलकुलेट करता है। बट अगर आपको ये रूल नहीं पता तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और आपको लगेगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सॉफ्टवेयर या रिटर्न का फॉर्म ही कुछ गलती कर रहा है। इसलिए ये रूल की अवेयरनेस जरूरी है। वहीं पे ये रूल जिन जिन लोगों को पता है वो लोग बहुत स्मार्टली अपनी इनकम की प्लानिंग करते हैं। लेट्स से मेरे घर में मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा हैं। अगर हम 3 लोग हैं और हमारे घर में एग्रीकल्चरल लैंड भी है, मैं और मेरे पापा दोनों बिजनेस करते हैं, तो हम एग्रीकल्चरल लैंड अपनी मम्मी के नाम पे रखेंगे, ताकि एग्रीकल्चर इनकम से आने वाली सारी इनकम उनके पास आए और कोई टैक्स ना लगे, उनकी कोई और अदर इनकम ना हो। वहीं पे बिजनेस इनकम हो, सैलरी इनकम हो, इंटरेस्ट फ्रॉम अदर सोर्सेज हो, कैपिटल गेन हो, शेयर मार्केट की इनकम हो, तो वो सब मैं मेरे और मेरे फादर के नाम पे रखेंगे। इस प्रकार हम एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर एडिशनली ये पार्शियल इंटीग्रेशन रूल से लगने वाला टैक्स अवॉइड कर सकते हैं। अब अगले स्टेप पे चलते हैं कि अगर मेरी एग्रीकल्चर इनकम है तो मुझे कौन सा आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना है और एग्रीकल्चर इनकम को आईटीआर फॉर्म के अंदर कहां फिल करना है। लोग अक्सर सोच लेते हैं कि अगर एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स है ही नहीं तो मुझे आईटीआर फाइल करने की जरूरत ही क्या है। बट यहीं से लोगों के पास इनकम टैक्स के नोटिस आते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी साल भर की एग्रीकल्चर इनकम हुई 10 लाख रुपए, मंडी में जाके अपना अनाज बेचा और वो 10 लाख रुपए अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को थोड़ी पता है कि आप एग्रीकल्चर इनकम से पैसे कमाए, उनको तो दिखेगा आपने 10 लाख रुपए अकाउंट में डिपॉजिट किए और वहीं से आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेजेगा इनकम टैक्स नोटिस। अब सिंस आपने अपने एग्रीकल्चर इनकम पहले डिक्लेयर करके आईटीआर फाइल नहीं करी है, तो आप इस नोटिस और स्क्रूटनी के चक्कर के अंदर पूरे साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जवाब देते देते और प्रूफ देते देते थक जाओगे। तो इतनी सारी ट्रबल्स को आप अवॉइड कर सकते हो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न एक्यूरेटली फाइल करके और टैक्स लॉस को अच्छे से समझ के। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि कौन से केसेस के अंदर एग्रीकल्चर इनकम होने पे भी आपको आईटीआर फाइल करनी जरूरी है। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम या टोटल इनकम साल भर में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है, इसके अंदर कोई एक्सक्यूज नहीं है। ये एक सिंपल कंप्लायंस है। अगर रिपोर्ट नहीं किया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सिस्टम को लगेगा कि आप जानबूझ के कुछ छुपा रहे हो और वहीं से इनकम टैक्स नोटिसेस की स्क्रूटनी की शुरुआत हो जाती है। अब आपने ये समझ तो लिया कि आईटीआर फाइलिंग कब करनी है और क्यों जरूरी है, तो समझते हैं कि कौन सा फॉर्म मुझे जरूरी है। अगर आपकी साल भर की एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए से कम है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी साल भर की एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए से कम है तो आप आईटीआर 1 या आईटीआर 4 में अपने एग्रीकल्चर इनकम रिपोर्ट कर सकते हो। बट अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा है तो आपके लिए आईटीआर फॉर्म 2 या आईटीआर फॉर्म 3 एप्लीकेबल होगा। अब आईटीआर फॉर्म 2 उन लोगों के एप्लीकेबल है जिनकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है, सैलरी इनकम है या अदर
सोर्सेज इनकम है और 5,000 से ज्यादा एग्रीकल्चर इनकम है। बट अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम है या फिर आप F&O ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, तो फिर आपके लिए ITR फॉर्म 3 एप्लीकेबल होगा एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा होने के केस में। हमने ITR फॉर्म 1, 2, 3 एंड 4 के ऊपर डिटेल वीडियोस बना रखे हैं आपकी एक्यूरेट टैक्स फाइलिंग के लिए इस साल। तो आप प्लीज उन वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में से या आई बटन पे लिंक पे से चेक कर सकते हैं। अब सही ITR फॉर्म चूज करने के बाद इंपॉर्टेंट है कि हम एग्रीकल्चर इनकम की रिपोर्टिंग भी ITR फॉर्म के अंदर एक्यूरेटली करें। एग्रीकल्चर इनकम की रिपोर्टिंग आपको शेड्यूल EI यानी शेड्यूल ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम के अंदर फाइल करना होता है। अगर आपने शेड्यूल EI भरने में कोई गलती करी या एग्रीकल्चर इनकम को कहीं और रिपोर्ट किया तो एग्रीकल्चर इनकम भले ही टैक्स एग्जेम्प्ट हो सकता है कि ये गलत फाइलिंग की वजह से आपकी एग्रीकल्चर इनकम पे भी आपको टैक्स देना पड़ जाए। तो शेड्यूल ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम यानी शेड्यूल EI कैसे भरना है उसको समझ लेते हैं। एग्रीकल्चर इनकम को रिपोर्ट करने के लिए यहाँ पे बेसिकली आपको 3 डिटेल देनी होती है। पहली है कि ग्रॉस इनकम आपके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बेचने से क्या हुई, यानी आपने साल भर में जो अनाज पैदा किया खेत में, जिस भी तरह की खेती करी, उसको बेच के कितने पैसे कमाए। दूसरी डिटेल होती है जिसमें आपको बताना होता है कि मैंने इस अनाज को पैदा करने के लिए क्या खर्चा किया, जैसे खाद पे, बीज पे, कोई ट्रैक्टर मैंने भाड़े पे चलाया इसमें उस पे, या मैंने कोई लेबर को पैसे दिए वो, तो वो एक्सपेंडिचर डिटेल हो गई। तीसरी डिटेल हो गई आपकी टोटल ग्रॉस रिसिप्ट्स माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू नेट एग्रीकल्चर इनकम। यानी लेट्स से आपने साल भर में 10 लाख रुपए का माल पैदा किया, 4 लाख रुपए आपका उसमें खर्चा लगा, तो आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम होगी 6 लाख रुपए। लेकिन अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है, ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम साल भर की 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो कुछ एडिशनल डिटेल्स भी हैं जो आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। 5 लाख रुपए से ज्यादा एग्रीकल्चर इनकम होने के केस के अंदर सबसे पहले आपको जमीन की डिटेल देनी होगी कि ये जमीन आपकी कहाँ लोकेटेड है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है और क्या पिन कोड पे आपकी जमीन की लोकेशन पड़ती है। सेकंड, आपको बताना पड़ेगा कि ये लैंड कितनी बड़ी है, जिस भी लैंड पे आपने खेती करी है, चाहे वो खुद की है या लीज पे ली है, आपने किराए पे ली है किसी से या किसी रिश्तेदार की है, कि ये लैंड इरिगेटेड है या रेन फेड है, मतलब यहाँ पे कोई सिंचाई का साधन उपलब्ध है, चाहे आपका खुद का है या सरकारी है, या फिर ये सिर्फ बारिश की खेती पे ही खेती डिपेंडेंट है। तो ये डिटेल्स भी आपको यहाँ डालनी पड़ेगी। इस डिटेल से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेसिकली ये चेक कर रहा होता है कि आप ये एग्रीकल्चर इनकम कहीं फर्जी तो नहीं दिखा रहे, जमीन आपकी खुद की है या आपने लीज पे ली है तो उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है क्या। अगर आप बता रहे हो कि मेरे यहाँ सारी खेती बारिश के पानी से होती है, तो क्या इस जिले के अंदर इस पिन कोड पे पिछले साल इतनी बारिश हुई कि इतनी फसल पैदा हो सके इतने लैंड एरिया के अंदर। तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान आप रखें कि कभी भी फर्जी एग्रीकल्चर इनकम रिपोर्ट करने से बचें। और सुनो, एक और गलती जो लोग करते हैं, जो इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं है उसको भी शेड्यूल EI में भर देते हैं। जैसे कि आपने अगर खेत की जमीन किसी कंपनी को टावर लगाने के लिए या कोई वेयर हाउस लगाने के लिए किराए पे दी है, उसको एग्रीकल्चर इनकम नहीं मान सकते और उस पर पूरा टैक्स एप्लीकेबल होगा। वो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर दिखानी है, ना कि शेड्यूल EI के अंदर। दूसरी गलती है कि फार्मिंग के बाद अगर आपने कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर कोई प्रोसेसिंग करी है या कोई ब्रांडिंग करके उसको बेचा है, तो वहां पे GST और इनकम टैक्स दोनों लग सकता है। क्योंकि इनकम टैक्स के रूल बोलते हैं कि आपने जो खेत से पैदा किया वो आप बेचने वाली स्थिति के अंदर डायरेक्ट अगर बेच सकते हैं तो वही एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। अगर आपने उस पर और प्रोसेस किया, लेट्स से आपने कोई ग्रेडिंग करी, किसी चीज की सॉर्टिंग करी या उस पे कुछ और वैल्यू एडिशन करके उसको पैकेजिंग करके बेचा है, कोई ब्रांडिंग करके बेचा है, तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, वो बिजनेस इनकम है। अगर आपने ये गलतियां अपने ITR फॉर्म में करी है और इस तरह की इनकम को अगर आपने शेड्यूल EI के अंदर दिखाया है तो स्क्रूटनी ऑलमोस्ट गारंटीड है बॉस। एग्रीकल्चर इनकम की मिस रिपोर्टिंग आपको बहुत भारी पड़ सकती है। भले ही एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट हो, मगर लोग ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना भूल जाते हैं या सीरियसली नहीं लेते, और या फिर एग्रीकल्चर इनकम से मिलने वाले रेंट को भी गलत जगह रिपोर्ट कर देते हैं, जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया है। तो इसको भी बहुत सिंपली समझ लेते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्रीकल्चरल लैंड से मिलने वाली रेंट इनकम कहाँ रिपोर्ट करें। लेट्स से अगर आपने अपनी एग्रीकल्चरल लैंड किसी और किसान को खेती के लिए ही दी है और वो उस पर खेती कर रहा है, तो वो एग्जेम्प्ट इनकम है और वो एग्रीकल्चर इनकम के शेड्यूल EI के अंदर ही आपको रिपोर्ट करनी है। बट यही जमीन अगर आपने किसी कंपनी या वेयर हाउस को टावर लगाने के लिए, वेयर हाउस लगाने के लिए किराए पे दी है या किसी फैक्ट्री को फैक्ट्री लगाने के लिए किराए पे दी है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी। यहाँ ध्यान रहे कि इसको आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या रेंटल इनकम में ना डालें। अब कुछ ऐसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो आपको मेंटेन करने बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि कभी भी इनकम टैक्स स्क्रूटनी अगर आपकी ओपन हो तो ये आपकी जान बचा सकते हैं। देखिए, ITR फॉर्म भरने के समय पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगता। उस समय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मानता है कि आप एक ईमानदार टैक्स पेयर हैं और सब चीज ईमानदारी से भर रहे हैं। बट अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के AI सिस्टम को लगा कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है, तो वो वहीं पे आपको स्क्रूटनी के नोटिस भेज सकते हैं और वहां पे आपको सारे प्रूफ्स प्रेजेंट करना आपकी जान बचाने के लिए, टैक्स बचाने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आप समझ लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना जरूरी है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है लैंड ओनरशिप का प्रूफ। अगर आपकी लैंड खुद की है तो जो भी खसरा या खतौनी नंबर है, उसकी गिरदावरी या पटवारी की रिपोर्ट, तहसीलदार के लैंड के रिकॉर्ड्स और आपकी खुद की लैंड की रजिस्ट्री, ये रिकॉर्ड्स आप लैंड ओनरशिप प्रूफ के लिए रख सकते हो। अगर आपने लैंड लीज पे ली है या किराए पे ली है खेती करने के लिए, तो जिस आदमी से आपने इस जमीन को किराए पे लिया है उसके साथ तय किया गया किराया और उसका एक लिखा पढ़ी आपके पास होनी चाहिए। दूसरा है बैंक के क्रेडिट एंट्रीज। जो भी पैसे आपके साल भर बैंक में आ रहे हैं, अगर वो अनाज बेच के आ रहे हैं तो उसका प्रूफ, अगर कोई और जगह से आ रहे हैं, आपने कोई लोन लिया है, तो वो भी आपको बैंक क्रेडिट एंट्रीज एक एक एक्सप्लेन करनी पड़ सकती है। तीसरा है APMC या मंडी की रसीदें। लेट्स से आप अपना अनाज किसी मंडी में या एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केटिंग कमेटी में जाके बेच रहे हैं, तो वहां की रसीद आपको मेंटेन करके रखनी जरूरी है।
और चौथा है, जो भी आपके खाद, बीज, फर्टिलाइजर, कोई भाड़ा, किसी का लेबर का आपका खर्चा लग रहा है तो उसके एक्सपेंसेस के बिल भी रिकॉर्ड मेंटेन करें। अब ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं आपको अपना फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के कम से कम 4 साल बाद तक मेंटेन करके रखने हैं, क्योंकि स्क्रूटनी ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 साल बाद ही ओपन हो सकती है। स्क्रूटनी ओपन करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपका असेसमेंट ईयर एंड होने के बाद 3 साल मिलते हैं, तो आपको 4 साल तक तो डॉक्यूमेंट सेफ रखने ही है। अब बहुत सारे लोग एक और गलती करते हैं कि हर तरह की खेती से होने वाली कमाई या एग्रीकल्चर लैंड से होने वाली कमाई को एग्जेम्प्ट इनकम या एग्रीकल्चर इनकम के शेड्यूल में भर देते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हर तरह की लैंड से होने वाली इनकम को एग्रीकल्चर इनकम नहीं बोल सकते। जैसे कि लेट्स से आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर कुछ पैसे मिले, या फिर आपके यहाँ कोई फ्लड या ड्रॉट यानी बाढ़ या कोई सूखे होने की कंडीशन के अंदर आपको स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ कॉम्पनसेशन मिला। हाँ, हालांकि इस इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, ये एग्जेम्प्ट है, मगर ये शेड्यूल EI के अंदर नहीं भरी जाएगी। इनको आपको दिखाना है एग्जेम्प्ट इनकम के सेक्शन के अंदर, ना कि EI शेड्यूल में। चलिए अब हम एग्रीकल्चर इनकम की लाइव ITR फाइलिंग के प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप और समझ लेते हैं। मान लीजिए आपकी एग्रीकल्चर इनकम के साथ कुछ और अदर इनकम है, जहां पे कुछ किराए की इनकम है, कुछ ब्याज की इनकम है और कुछ सैलरी है, आप कहीं जॉब भी करते हैं, तो वो सारी इनकम के लिए आपके लिए ITR फॉर्म 2 एप्लीकेबल होगा। और ITR फॉर्म 2 फाइल करने के लिए आप सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल पे जाइए, incometax.gov.in पे, वहां पे अपना पैन नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन कीजिए। ऊपर ई फाइल वाले टैब में जाके फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक कीजिए। वहां पे असेसमेंट ईयर 25-26 यानी फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए असेसमेंट ईयर 25-26 सेलेक्ट कीजिए और वहां पे चूज कीजिए ITR फॉर्म 2। ITR फॉर्म 2 करने के बाद आपको पूछेगा कि आप ITR फॉर्म 2 क्यों चूज कर रहे हैं, आपसे रीजन पूछेगा। वहां पे आप अदर्स करके सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाइए। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अगर आप न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर ओल्ड टैक्स रेजिम ऑप्ट कर रहे हैं तो फिर आप ओल्ड टैक्स रेजिम सिलेक्ट करने के साथ साथ फॉर्म 10IEA भरना ना भूलें, वरना फॉर्म 10IE के बिना आपको ओल्ड टैक्स रेजिम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक अकाउंट डिटेल सब आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले शेड्यूल के अंदर चेक करके वेरीफाई कर लीजिए। इसके बाद आपकी जो इनकम है वो पर्टिकुलर शेड्यूल सेलेक्ट कर लीजिए। लेट्स से मेरी सैलरी इनकम है, एक हाउस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम है, मेरी कुछ इंटरेस्ट इनकम है और साथ में एग्रीकल्चर इनकम है। तो ये 4 तरह की इनकम रिपोर्ट करने के लिए मुझे 4 शेड्यूल सेलेक्ट करने होंगे। सैलरी के लिए सैलरी वाला शेड्यूल, इंटरेस्ट इनकम या डिविडेंड इनकम के लिए अदर सोर्सेस का शेड्यूल, अगर मेरी रेंटल इनकम है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का शेड्यूल और एग्रीकल्चर इनकम के लिए शेड्यूल EI, जिसके बारे में हम बहुत डिटेल में पहले ही वीडियो के अंदर चर्चा कर चुके हैं। अब बाकी तीनों शेड्यूल कैसे भरने हैं, सैलरी इनकम, अदर सोर्सेज इनकम और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वो हमने डिटेल में ITR फॉर्म 2 और ITR 1 के वीडियो में भी डिटेल में डिस्कस किया है। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और हमारी इनकम टैक्स रिटर्न की क्यूरेटेड प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, वहां जाके चेक कर सकते हैं। हम बात कर लेते हैं शेड्यूल EI की, जहां पे एग्रीकल्चर इनकम की रिपोर्टिंग करनी है। शेड्यूल EI के अंदर एग्रीकल्चर इनकम आपको वैसे ही भरनी है जैसे मैंने आपको ऊपर पहले बताया वीडियो के अंदर। यहाँ पे आपकी क्रॉस इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आएगी, फिर उसके खर्चे आएंगे जो आपके लगे हैं खाद, बीज, भाड़े पे, किसी भी चीज पे, और फिर नेट एग्रीकल्चर इनकम आएगी। अगर आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको कुछ एडिशनल डिटेल देनी होगी आपकी जमीन से संबंधित, जैसे कि जमीन कहाँ लोकेटेड है, वो पिन कोड क्या है, क्या इस जमीन पे बारिश की खेती से खेती होती है या फिर ये कोई इरिगेटेड सिस्टम से चल रही है, ये लैंड आपकी खुद की है या आपने लीज पे ली है, और ये जमीन कितने एरिया की है, ये सारी चीज आप डिटेल शेड्यूल के अंदर एडिशनली फिल कर दें। फिर फाइनली आपके पूरे इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म को भरने के बाद अपनी कंप्यूटेशन को चेक करें। वहां पे सबमिट करने से पहले आपके पास प्रीव्यू का ऑप्शन मिलता है, वो प्रीव्यू को आप डाउनलोड भी कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि हाँ क्या मैंने सब चीज सही भरी है। ध्यान रखें आपने फाइनल टैक्स लायबिलिटी और TDS क्रेडिट वो जरूर चेक कर लें। TDS क्रेडिट फॉर्म 26A से चेक करें और उसको क्रॉस वेरीफाई करें। साथ ही में जो आपकी टैक्स लायबिलिटी या टैक्स ड्यू का सेक्शन है उसको जरूर वेरीफाई कर लें। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त आपका इनकम टैक्स को कुछ भी देना बाकी नहीं होना चाहिए। हाँ, आपका रिफंड लेना बाकी हो सकता है, बट देना बाकी अगर आपने रिटर्न करके रिटर्न फाइल कर दी तो वो रिटर्न इनवैलिड मानी जाएगी। तो कभी भी टैक्स फाइनली ड्यू 0 होना चाहिए या कुछ रिफंड बनना चाहिए, तभी आप ITR फॉर्म फाइल कर सकते हैं एक्यूरेटली। अब सारी चीजें वेरीफाई करने के बाद फाइनली सबमिट पे क्लिक कर दीजिए और अपने इनकम टैक्स रिटर्न को ई-वेरीफाई कर दीजिए आधार OTP के थ्रू। आधार OTP से ई-वेरीफाई करने के बाद आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, जो कि एक्नॉलेजमेंट कुछ इस प्रकार का दिखेगा। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं और आपको ये वीडियो कुछ काम की लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने सारे खेतीबाड़ी करने वाले यार, दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों और आसपास के लोगों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिसेज और स्क्रूटनी से बचा सको और उनकी हेल्प कर सको। साथ ही में अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है। ऐसी इन्फॉर्मेशन और जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने के लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और हमारी पूरी टीम इसके ऊपर कई घंटे, कई दिन बिताती है, तब आप तक ये वीडियो आता है। तो प्लीज अपना सपोर्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक करके जरूर दें। अगर आपके अभी भी कोई क्वेश्चन बाकी रह गए हो तो प्लीज आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से हमसे कनेक्ट कर सकते हैं या अपने आसपास के किसी CA प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।